बात उन दिनों की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का असली वारिस माना जाता था चार्ल्स टेगार्ट, कोलकाता का पुलिस कमिश्नर। इसी टेगार्ट ने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों पर लगाम लगा दी थी। उसके शासनकाल में बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को खूब कुचला गया। प्रमुख क्रांतिकारियों को या तो फांसी पर लटका दिया गया या उन्हें लंबी अवधि के लिए अलीपुर और अंडमान की जेलों में कठोर यातनाएं सहने के लिए डाल दिया गया। लोग टेगार्ट के नाम से घबराकर दहशत में आ जाते थे। आईसीएस की नौकरी को ठुकराकर जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरे, उसी दिन से टेगार्ट ने उनके पीछे जासूसों का जाल बिछा दिया था। 24 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के कोलकाता पहुंचने पर वहां पूर्ण हड़ताल रही। विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन हेतु चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी ताकत लगा दी थी। प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ उसका चचेरा भाई डिकी माउंटबेटन उसका सहायक बनकर आया था। डिकी माउंटबेटन ने सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई कुछ मुलाकातों में ही यह भांप लिया था कि उनके अंदर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध ज्वालामुखी धधक रहा है। अतः उसने टेगार्ट को सुझाव दिया, सुभाष नाम का यह व्यक्ति एक खतरनाक क्रांतिकारी है, इसके पर काटने आवश्यक हैं, इस पर कड़ी नजर रखी जाए। प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध और असहयोग आंदोलन के सभी प्रदर्शनों में गोपीनाथ साहा शामिल थे। उन्होंने चित्तरंजन दास की पत्नी बासंती देवी को जब आंदोलन का नेतृत्व करते देखा तो उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा। गोपीनाथ लगभग 18 वर्ष के युवक ही थे, लेकिन वे आंदोलन की योजना हेतु आयोजित सभाओं में प्रायः भाग लेते रहते थे। बासंती देवी की गिरफ्तारी से उनका मन टेगार्ट की यातनाओं से कांप गया। गोपीनाथ चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि टेगार्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोड़ने वाला नहीं है। अपने साथियों के साथ वे भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त थे। तभी दौड़ते हुए जतिन दास आए और उन्होंने हाँफते हुए सूचना दी, अरे गोपी, कुछ सुना तुमने? मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। टेगार्ट नेताजी को अपने चंगुल में फंसाने वाला है। गुप्त सूचना से पता चला है कि वह हमेशा के लिए उन्हें बंगाल से अलग करने वाला है। जतिन, तुमने तो मेरी शंका को और भी पक्का कर दिया। टेगार्ट नेताजी पर अपना शिकंजा कसे उससे पूर्व ही हमें उसे ठिकाने लगा देना चाहिए। इसके बाद गोपीनाथ के जीवन का उद्देश्य ही टेगार्ट का खात्मा बन गया। वे हर समय उसके बारे में ही सोचते रहते। उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों से संपर्क कर पिस्तौल का प्रबंध किया, निशाना साधने का अभ्यास किया और टेगार्ट की शक्ल, पोशाक आदि की खूब पहचान कर ली। वे हर समय साथ में पिस्तौल लिए टेगार्ट की तलाश में घूमते रहते। 12 जनवरी 1924 को सुबह लगभग 7 बजे का समय था। कोलकाता में चौरंगी रोड के निकट पार्क स्ट्रीट के चौराहों पर धुंध के कारण 10 फुट की दूरी पर भी कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गोपीनाथ ने देखा कि गोरी चमड़ी का एक व्यक्ति ओवरकोट और सिर पर हैट पहने खड़ा था। उन्हें लगा कि वह निश्चित ही टेगार्ट है। उन्होंने तुरंत पिस्तौल निकाली और उसके निकट जाकर गोली मार दी। वह व्यक्ति कुछ संभलता उससे पूर्व ही गोपीनाथ ने दनादन 3 गोलियां और दागी। वह व्यक्ति वहीं गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया। गोपीनाथ वहां से भाग निकले, किंतु थोड़ी दूर पर ही पकड़े गए। उन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पकड़े जाने के बाद जब गोपीनाथ को पता चला कि उनकी गोलियों से मरने वाला टेगार्ट नहीं, अपितु किलबर्न व्यापार कंपनी का एक अंग्रेज कर्मचारी अर्नेस्ट डे था, तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ। गोपीनाथ को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर टेगार्ट के सम्मुख लाया गया। टेगार्ट ने अपनी खूंखार आंखें तरेरी, कमर से बेल्ट खोला और गुर्राता हुआ गोपीनाथ से पूछा, बता, तूने अर्नेस्ट डे को क्यों मारा? उससे तेरी क्या दुश्मनी थी? मैं तो तेरा खून करना चाहता था। बेचारा डे गलती से मारा गया। उसकी दाढ़ी मूछें बिल्कुल तेरी ही जैसी थी ना। जिस टेगार्ट के नाम से सारा बंगाल थर्राता हो, आज उसी टेगार्ट के जीवन को चुनौती दी जा रही थी। वह भूखे भेड़िए की तरह गोपीनाथ पर टूट पड़ा।
सिपाहियों ने उसे जकड़कर पेट के बल औंधा लिटा दिया और उसकी नंगी पीठ पर टेगार्ड ने धड़ाधड़ बेल्ट बरसाना शुरू किया। लोहे के बकल से गोपीनाथ की पीठ और कमर लहूलुहान हो गई, लेकिन वह क्रांतिवीर उस मार को ऐसे सहता चला गया कि न चीखा, न कराहा और न ही उसके मुंह से आह तक निकली। टेगार्ड दहाड़ा, बोल तू किसका आदमी है? मैं किसी का आदमी नहीं, मैं तो माँ धरती का पुत्र हूँ। तू मेरी हत्या क्यों करना चाहता था? तूने मेरे कितने ही भाइयों को जेलों की काल कोठरियों में सड़ा रखा है, अनेक को फांसी पर लटकाया है, उन सब का तुझसे हिसाब चुकता करना था। टेगार्ड भूखे भेड़िए की तरह गोपीनाथ की तरफ देखकर गुर्राया और फिर बेल्ट बरसाने लगा। जब स्वयं थक गया तो उस घायल शेर को पिंजरे में बंद करवा दिया। 21 जनवरी 1924 को गोपीनाथ को अदालत में पेश किया गया। गोपीनाथ ने अपने बयान में स्वीकार किया, मैं टेगार्ड के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए उसकी हत्या करना चाहता था, किंतु मेरी गलती से वह बच गया। गोपीनाथ को फांसी की सजा सुना दी गई। प्रेसिडेंसी जेल में 1 मार्च 1924 को उन्हें फांसी दी जानी थी। उस दिन सूर्योदय से पूर्व ही जेल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। भारी भीड़ के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी प्रेसिडेंसी जेल के बाहर मौजूद थे। नेताजी ने प्रयास किया कि फांसी के बाद गोपीनाथ का शव उनके घर वालों को सौंपा जाए, पर ऊपर से आदेश था कि गोपी का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाए। फलस्वरूप उस वीर सपूत को मुखाग्नि देने हेतु केवल गोपीनाथ के भाई मदन मोहन को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई। दोपहर तक जेल के बाहर गोपीनाथ जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगते रहे। अंतिम संस्कार के बाद जब मदन मोहन अपने भाई के कपड़ों को लेकर जेल के दरवाजे से बाहर निकले तो सारा वातावरण सिसकियों में डूब गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन कपड़ों को अपने हाथों में लेकर चूमा और वे भावुक हो उठे। उन कपड़ों पर जब नेताजी के अश्रु गिरे तो सारा वातावरण गमगीन हो गया। गोपीनाथ केवल 18 वर्ष की आयु में ही मातृदेवी पर प्राण न्यौछावर कर सदा के लिए अमरत्व प्राप्त कर गए। प्रकाशन विभाग, भारत सरकार की पुस्तक शहीद बच्चों की गौरव गाथा से साभार।